साथियों नमस्कार, स्वागत करता हूं अपने चैनल इस ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस बाय अनु सर में। और मैं आज आपके लिए जो यहां पर डिस्कशन करने वाला हूं, टॉपिक डिस्कशन करने वाला हूं, वो है हमारा प्रैक्टिकल डेमो। यानी कि प्रैक्टिकल्स पे कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, यानी कि जो हमारा इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में जो क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं, इंटरव्यू 2021 में जो क्वेश्चन पीजीटी के इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, वो प्रैक्टिकल से जुड़े हुए कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, संभावनाएं क्या हैं इन क्वेश्चंस की। तो हम आज आपके लिए पूरी वीडियो लेकर के आए हैं और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि प्रैक्टिकल से जुड़े हुए कौन कौन से क्वेश्चंस की संभावनाएं बनती हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपसे डिस्कस किए जा सकते हैं। अगर प्रैक्टिकल से रिलेटेड मैटर आपसे पूछा जा सकता है तो वो कौन सा मैटर होगा, वो मैटर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए क्या है कि एक इंटरव्यू एक ऐसा पॉइंट होता है, ऐसी स्टेप होती है, ऐसी सीढ़ी होती है जहाँ पर पहुँचने के बाद हमसे जो सामने वाला बैठा हुआ है वो किस मूड में है, ठीक है, किस माहौल क्या पैदा हुआ है उसमें। मान लीजिए हमारा कोई टॉपिक ऐसा चल रहा है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जो प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनिक से जुड़ा हुआ है, फिजिकल से जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ टॉपिक है तो फिर संभावनाएं बन जाती कि प्रैक्टिकल की तरफ उसे मोड़ दे दिया जाए। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पर, आपके मूड पर डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है इस बात से कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या चल रहा है। अब मान लीजिए क्वेश्चन का पैटर्न फेरस अमोनियम सल्फेट पे चल रहा है तो टाइट्रेशन पे पहुंचना स्वाभाविक है, 100% पहुंचेगा। अगर डिस्कशन हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पे चल रहा है तो 100% श्योर है टेस्ट पे पहुंच जाना ही है उसे। एल्कोहल पे चल रहा है तो पहुंच जाना ही है उसे टेस्ट पे। इस तरीके से अब इनऑर्गेनिक में चल रहा है, मान लीजिए कहीं धोखे से भी पीबी का कोई सॉल्ट आ गया, बीच में सिल्वर का कोई सॉल्ट आ गया, कॉपर का कोई सॉल्ट आ गया, खट से टेस्ट की सीरीज में पहुंच जाएगा। ये फैक्ट है बिल्कुल। जैसे आप ही जब कभी वाइवा की बात करते हैं, आपने वाइवा दिए भी होंगे, बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू लिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं। ये सब तरीके के लोग होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, लेकिन इंटरव्यू का जो ट्रेंड है ये चलता रहता है। ये हमेशा हमारा बीच का डिस्कशन होता है। तो उस डिस्कशन में कौन कौन से क्वेश्चन सामने आ सकते हैं, ये संभावनाएं क्या हो सकती हैं, इन पे लेकर के मैंने आज ये वीडियो पूरी तैयार की है। तो इस वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखेंगे, मेरी जितनी भी इंटरव्यूज़ की वीडियो अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो आपको 100% बेनिफिट इंटरव्यू में मिलेगा, ये बिल्कुल श्योर है। तो आप जो ये इंटरव्यू का पैनल होगा, वो इंटरव्यू पैनल मैंने आपको बता दिया किस मूड में होगा, क्या माहौल पैदा होगा, क्या डिस्कशन चल रहा होगा। ये सब बातें ही जानकर वही लय मोड़ देंगी, वही ट्रेंड बना देंगी प्रैक्टिकल तक पहुंचाने की। तो मैंने सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं प्रैक्टिकल। जैसे मेरे साथियों ने मुझसे डिमांड की कि सर प्रैक्टिकल से जुड़े हुए कुछ जवाब भी दीजिए, कुछ आंसर भी बताइए, कुछ क्वेश्चंस भी बताइए। तो मैंने सब बातों को लेकर के जहां तक कुछ जवाब है देता रहूंगा, और जिन पे लेंथ बढ़ेगी तो उनके जवाब मैं शॉर्टकट में दूंगा, लेकिन आपको जरूर बता दूंगा ये जवाब कहाँ मिलेंगे, आपको मदद पूरी कर दूंगा। तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। मैं अनुज शर्मा आपके साथ रहूंगा जब तक आपका पीजीटी में सिलेक्शन नहीं होता। ये चैनल रेगुलर आपके सपोर्ट में आपकी मदद करता रहेगा। तो बात कर लेते हैं आज प्रैक्टिकल्स की, और क्या बात है प्रैक्टिकल्स की वो हम सबसे पहले बात करते हैं। आखिरकार ये बताइए, ये एनालिसिस वर्ड जो होता है, ये एनालिसिस वर्ड क्या कहलाता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालिसिस? मैं एक एक करके बात कर रहा हूँ आपसे। ये एनालिसिस है क्या? जैसे आपने कहा कि रिजल्ट की एनालिसिस करिए, उसी तरीके से जब कोई केमिकल कंपाउंड होता है तो उसका भी एनालिसिस किया जाता है। यानी उसके अंदर क्या है, कौन सा कैटायन है, कौन सा एनायन है, कौन सा उसमें फंक्शनल ग्रुप है, कौन सी उसकी कंपोजिशन क्या है, ये सब बातें एनालिसिस की तरफ ले जाती हैं। तो प्रैक्टिकल्स में दो तरीके की एनालिसिस होती है, एक होती क्वालिटेटिव और एक होती क्वांटिटेटिव। देखिए मैं आपसे जब बात करता हूं तो बिल्कुल फ्रैंकली बात करता हूं, कोई भी चीज़ बिल्कुल ऐसी बनावटी नहीं रखता हूं जिसमें आपको संदेह हो जाए। हाँ, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आए, कोई सवाल आए, कोई जवाब आए, तो उसका जवाब भी मैक्सिमम देने की कोशिश करता हूँ और जल्दी देने की कोशिश करता हूँ, लेट नहीं करता हूँ। लेकिन फिर भी अगर कहीं मिस होता है तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस दो तरीके की होती है, एक क्वालिटेटिव होती है और क्वांटिटेटिव होती है। मैं गया था एक बार
एक प्राइवेट सेक्टर में ही इंटरव्यू देने गया था, तो वहाँ बड़ा अच्छा, यानी कि वो केमिस्ट्री से ही रिलेटेड पोस्ट पे था। तो ये बहुत पुरानी बात है। तो लोग, उसने जो क्वेश्चन मुझसे पुटअप किया था, मुझे आज भी वो क्वेश्चन याद है, और वो अक्सर लोग पूछा करते हैं, वहाँ नहीं, हर इंटरव्यू में लगभग ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसने पूछा कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उसने मुझसे क्वेश्चन पुटअप कर दिया कि क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होती है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होती है। तो मैंने सामने एक्चुअल में उससे पहले चाय के लिए ऑफर किया था कि सर प्लीज़ टेक 1 कप ऑफ टी, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया, सर मीन्स मना कर दिया उसे कि सर थैंक यू, नहीं लेना है। फिर वो लोग चाय पीने लगे, बिस्किट भी सामने रखे हुए थे, तो उन्होंने बिस्किट आगे बढ़ाया, फिर भी मैंने मना कर दिया, मैंने थैंक्स। तो अब उसमें हुआ क्या कि उसने तुरंत ही मुझसे क्वेश्चन पूछ दिया। मैं भी यार जब इंटरव्यू दे रहा था मज़ा आने लगा था मुझे उनकी बातें करते हुए, वो भी अपना चाय वाय पीते जा रहे, बिस्किट खाते जा रहे थे और इंटरव्यू ले रहे थे, सिंपल। तो उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो मैंने फिर क्या किया, मौके का फ़ायदा तुरंत ही उठाया। और क्या उठाया मौके का फ़ायदा, मैंने वहाँ से एक बिस्किट को उठाया, उनसे बिना पूछे उठाया, सुनिएगा ध्यान से, बिना पूछे उठाया। और उठाने के बाद मैंने कहा सर अगर मैं इस बिस्किट को खा लूँ तो मैं इसकी क्वालिटी बता दूंगा कि ये किस लेवल का बिस्कुट है, इसके अंदर क्या कंपोजिशन होना चाहिए, इसकी क्वालिटी क्या है, ये मैं खाने के बाद ही बता पाऊंगा। मैंने बिस्किट खा लिया, ठीक है, एक बिस्किट अंदर चला गया और उसकी क्वालिटी मैंने बता दी। मीन्स जब किसी केमिकल की टेस्ट, मैंने कहा सर जब किसी केमिकल को टेस्ट करते हैं उसकी क्वालिटी पता करते हैं, कैटायन कौन सा, एनायन कौन सा, ये सब चीज़ें पता करते हैं, उसका टेस्ट जब करते हैं देन इट इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। मुस्कराए, फिर बोले कि अब क्वांटिटेटिव बताइए। तो मैंने कहा सर, मैंने फिर एक बिस्किट उठाया, आपकी खाया नहीं, मैंने आपकी फिर एक बिस्किट उठाया, मैंने कहा सर अगर मैं इसको ले जाके वेइंग मशीन पर रख दूँ, इसका अमाउंट पता कर लूँ ये कितना है, देन इट इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो बहुत ही अच्छा जवाब लगा उन्हें, प्रैक्टिकल वे में जवाब लगा। मैंने प्रैक्टिकल भी वहीं प्रूफ कर दिया कि नहीं साहब ऐसे हो सकता है। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि खैर आप लोगों को बिस्कुट ऑफर नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको बता देता हूँ कि जवाब देने का तरीका भी अपना होना चाहिए, अपना अंदाज होना चाहिए, और वही जवाब आपको सामने वाले को इम्प्रेस कर जाता है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी कि जब हम किसी को टेस्ट करते हैं उसके सॉल्ट के अंदर जो कंपोजिशन निकालते हैं देन इट इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। जब इसकी वेट अमाउंट निकालते हैं, कितना अमाउंट उसके अंदर है, देन इट इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में भी आप अच्छे से पढ़ करके जाइएगा, ये क्या होता है। अब आपको बताते हैं कि जैसे हम केमिस्ट्री में जब घुसते हैं, लैब में जब एंट्री मारते हैं, तो सबसे पहले लैब की बात होती है कि सबसे ऊपर वही HNO3 HCl H2SO4 कंसनट्रेटेड है ना, और डाइल्यूट ये सब रखे रहते हैं सामने, टेबल्स पे सेल पे खड़े हुए रहते हैं हम लोग। तो अब आप सिंपल से एक बात मुझे ये बता सकते हैं, क्या आपने HNO2 की बोतल देखी कभी लैब में? लैब में HNO2 होता है तो क्यों होता है, नहीं होता है तो क्यों होता नहीं होता है। तो मीन्स HNO2 जब हमने, आपने देखा होगा कि जब हम लोग एल्कोहल्स की, कभी भी सिंपल सी बात ये करें, जैसे हम एमीन्स ले लिया, एल्कोहल्स की प्रिपरेशन की बात करें, एमीन्स की जब HNO2 से रिएक्शन कराते हैं तो बन जाता है आपका ROH बनता है, और यहाँ पर N2 निकलता है और वाटर निकलता है। ये आप खूब जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब HNO2 होता ही नहीं है लैब में, तो ऐड क्या करते हैं? सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे कि सर HNO2 अनस्टेबल कंपाउंड है, और HNO2 जो आता है वो NaNO2 और HCl के मिक्सचर से आता है। NaNO2 HCl का मिक्सचर डालते हैं, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस यानी कि आइस बात पे रखते हैं, टेम्परेचर कम होता है। ये अगर ये एलिफेटिक एमीन है, अगर ये एलिफेटिक एमीन है तो एल्कोहल बना देगा, अगर ये एरोमेटिक एमीन है तो फिर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना देंगे, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कहलाने लगेगी। तो इस तरीके से आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब लैब से रिलेटेड बातें भी आपसे पूछी जा सकती हैं कि भाई बताइए कि कौन सी गैस की स्मेल, एक गैस है येलोइश ग्रीन गैस है, पंजेंट स्मेल है, बताइए गैस कौन सी होगी? तो आप जान रहे हैं क्लोरीन गैस होगी। रेडिश ब्राउन गैस है, पंजेंट है, कौन सी गैस है? बता सकते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो कलर याद रखिएगा थोड़े से। अब मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जो हमने आयंस पढ़ के अपने माइंड में सेटअप करके जाना है, यहाँ पर प्रैक्टिकल करा नहीं रहा हूँ, प्रैक्टिकल के बारे में आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। अगर आयंस पढ़ के जाना है तो जैसे कार्बोनेट आयन पढ़ के जाना है ना, ध्यान रखिए, कार्बोनेट आयन, एसीटेट आयन, सल्फेट आयन, सल्फाइड आयन, सल्फाइट आयन, ध्यान रखिएगा इतने आयंस, क्लोराइड आयंस, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयंस।
है ना। तो कार्बोनेट आयन ध्यान रखिएगा, कार्बोनेट आयन ध्यान रखिएगा। उसके बाद नाइट्रेट आयन, नाइट्राइट आयन, सल्फाइड आयन, सल्फेट आयन, और इसी तरीके से एसीटेट आयन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आयन। इतने आयन नेगेटिव में याद रखिएगा। अब क्वेश्चन आपके सामने ये पुटअप किया जा सकता है कि भाई ये बताइए कि ये आपने रेडिकल पढ़े होंगे, एक होते हैं एसिडिक रेडिकल, एक होते हैं एसिडिक रेडिकल। अब जो एसिडिक रेडिकल होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और ये नेगेटिवली चार्ज होने के बाद ये जैसे कि एग्जाम्पल में डाल देते हैं, CO3 डाई नेगेटिव है, NO2 नेगेटिव है, NO3 नेगेटिव है, सल्फेट नेगेटिव है, इस तरीके से डाल दिए। अब उनसे पूछा ये बताओ ये एसिडिक रेडिकल क्यों कहलाए। कहीं पर तो हमने तो हमेशा एसिड यही पढ़ा कि जिन पे जैसे H पॉजिटिव है, जिन पे पॉजिटिव है वही हमने पढ़े, तो वो तो, लेकिन यहाँ उल्टा है, ये एसिडिक रेडिकल है। अब जैसे कि मान लीजिए अमोनियम आयन है, ये अमोनियम आयन ले लिया, ऐसे ही मान लो आपने सिल्वर पॉजिटिव आयन ले लिया, इसी तरीके से मान लेते हैं कि आपने Cu डाई पॉजिटिव आयन ले लिया, मान लीजिए आपने Fe ट्राई पॉजिटिव आयन ले लिया। तो आपने जब ये आयन कंसीडर कर लिए हैं तो कहने का मतलब सिर्फ मेरा इतना है कि ये एसिड रेडिकल क्यों कहलाए और ये बेसिक रेडिकल क्यों कहलाए, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये निगेटिवली। ये बड़ा अजीब सी बात है यार, व्हाई दीज आर कॉल्ड एसिडिक रेडिकल। मन में क्वेश्चन आ रहा है, आप अपनी मन में पूछ के देख लीजिए कि इनको कभी आपने ये क्वेश्चन जनरली बच्चों से भी आप लोग पूछ लेते होंगे, बताओ ये एसिडिक रेडिकल क्यों है। तो इसका आंसर भी जरूरी है कि एसिड रेडिकल क्यों है। अब आपको मैं सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ कि सपोज कर लीजिए ये मान लीजिए ये हमारे पास जो है HCO3 डाई नेगेटिव है या H2CO3 है। ये जो पार्ट है, जो ये पार्ट आया हुआ है, ये किसी भी एसिड के H पॉजिटिव आयन को रिलीज करके ही यहाँ बाहर आया होगा। ये नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल है, ये पॉजिटिव, ये अब सिंपल सी बात हम ये कह सकते हैं कि अगर ये वापस भी कंबाइन करेगा तो पॉजिटिव आयन से करेगा, मतलब ये एसिड जितने भी कंपाउंड होंगे एसिडिक रेडिकल्स वाले वो हमेशा H पॉजिटिव या तो छोड़ करके आएंगे और जाएंगे तो गेन करेंगे, यानी ये एसिड कैरेक्टर जो है वो सिंपल सा रखते हैं, इसीलिए इनको एसिडिक रेडिकल्स बोला जाता है। ये बेसिक रेडिकल्स क्यों बोले जाते हैं भाई? देखिए आंसर में हो सकता है कि आपके मन में भी इससे बेटर आंसर हो, बढ़िया आंसर हो, लेकिन मुझे जो लगता है, अब जैसे ये बेसिक रेडिकल्स की बात करें, ये बेसिक रेडिकल क्यों कहलाते हैं, तो सिंपल सा वर्ड है, ये अपने बेस को छोड़ करके आए हुए तो बेसिक के रेडिकल हैं। ठीक है, सिंपल सी बात, आप मतलब सिंपल लैंग्वेज में बात करिएगा, बहुत ज़्यादा टिपिकली ले जाने की ज़रूरत नहीं है इसको। तो ये एक एसिडिक रेडिकल हो गए और एक बेसिक रेडिकल हो गए। इन बातों को भी डिस्कस करते रहिएगा, इन बातों को जान करके जाइएगा। तो एसिडिक रेडिकल जितने भी होते हैं इनकी अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो एसिडिक रेडिकल्स में इनके टेस्ट आप ध्यान रखिए कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक। अब आपसे पूरा टेस्ट वेस्ट सुनने तो रेयर ही सुना जाएगा, इतना टाइम कहाँ रहता है। अब ये बताइए कि जो कार्बोनेट आयन है, नाइट्राइट आयन है, नाइट्रेट आयन है ना, इसी तरीके सल्फाइट आयन है, सल्फेट आयन है, इनके टेस्ट जरा अगर आप माइंड में मेकअप करके जाइएगा कि कार्बोनेट आयन है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, जैसे डाइल्यूट ब्रिस्क एफर्वेसेंस हुई, इवॉल्व्ड गैस को लाइम वाटर में पास किया, लाइम वाटर मिल्की हो गया। क्यों मिल्की हो गया पता है आपको कि क्या बन जाता है, CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है, इसीलिए लाइम वाटर मिल्की। अब लाइम वाटर कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि भैया आपने लाइम वाटर देखा है, तो आपने कहा कि यस लाइम वाटर हमने सर देखा है। तो अब ये बताइए कि लाइम वाटर का कलर क्या होता है, तो जनाब लाइम वाटर जो होता है वो कलरलेस होता है, ये आपको जानना चाहिए। लाइम वाटर जो होगा उसमें कोई कलर नहीं होता, लेकिन जब इसमें CO2 गैस पास करते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, CaCO3 बना लेता है। लाइम वाटर तो आपको पता है CaOH का होल ट्वाइस होता है ना। और इसमें जब CaOH के लाइम वाटर को CaOH के होल ट्वाइस में जब आपने CO2 गैस पास कर दी तो CO2 गैस पास करने पे क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना, यही वाइट कलर का हमें दिखाई देने लगता है। अगर हम एक्सेस में जो है CO2 गैस पास कर देंगे तो एक्सेस में पास करने पर इसमें क्या होगा कि जब मान ली ज़्यादा CO2 गैस पास कर दी तो फिर बाइकार्बोनेट बन जाएगा, वो सॉलेबल हो जाएगा। ये इनसॉलेबल है, जब वो सॉलेबल हो जाएगा फिर कलरलेस हो जाएगा। तो इस बात ध्यान रखिएगा कि ऑन पासिंग CO2 गैस इनटू लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होता है और इसी का कलर ये इनसॉलेबल होता है, ये वाइट कलर का होता है, इसीलिए हमें ये मिल्की दिखाई देता है। इस तरीके से बहुत सारे टेस्ट हैं। आपको 12th क्लास की कोई भी सिंपल सी प्रैक्टिकल की बुक अगर यूपी बोर्ड में है तो यूपी बोर्ड की, CBSE में है तो CBSE बोर्ड की, ISC में तो ISC बोर्ड की, किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है तो किताब खरीद लीजिएगा, सिंपल सा वर्ड।
बात है। तो अब या आपने पढ़ी होगी, रखी होगी, अभी सजा के रखे होंगे, आप संभाल के रखे होंगे, काम आएगी आगे, तो है ना, उसको यूज़ कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ऐसे ही आपने टेस्ट आपको सल्फाइड आयन का जब डाइल्यूट H2SO4 डाला गया होगा तो या तो रॉटन एग स्मेल आई होगी, या ब्रेस की प्रेफरेंस हुई होगी, या फिर पंजेंट गैस, लाइट ब्राउन गैस आई होगी। इस तरीके से आपको टेस्ट ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए इनमें से कोई टेस्ट तो उसका कन्फर्मेटरी किया जाता है। तो ये सब टेस्ट की बातें आप ध्यान में रखिएगा कि ये सॉल्ट एनालिसिस क्या होती है, सॉल्ट को एनालाइज करना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सॉल्ट एनालिसिस क्या होती है, ये एसिडिक बेसिक रेडिकल्स क्या होते हैं, एसिडिक रेडिकल्स और बेसिक रेडिकल्स में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से कौन से आइडेंटिफाई किए जाते हैं और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से कौन से आइडेंटिफाई किए जाते हैं, और बेरियम क्लोराइड से तो इसमें आपके वही कार्बोनेट आयन है, सल्फाइड आयन है, सल्फाइट आयन है, ध्यान रखिएगा, नाइट्राइट आयन है, ये सब इसी से किए जाएंगे, सिंपल सी बात है। इसमें चले आइए क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एसीटेट, ये सब कंसंट्रेटेड में चले जाएंगे। बेरियम क्लोराइड सल्फेट आयन में टेस्ट। तो ये मैंने आपको कुछ एसिडिक बेसिक रेडिकल्स। अब हम लोग बेसिक रेडिकल्स की बात कर लेते हैं। तो बेसिक रेडिकल्स में आप लोग ध्यान रखिएगा कि ग्रुप जरूर याद रखिएगा कि जब वैसे सबसे पहले ऊपर 0 ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, इनके जो रिएजेंट हैं वो जरूर ध्यान रखिएगा कि ग्रुप रिएजेंट कौन कौन से होते हैं, वो आपके माइंड में रहेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे कि अगर हम बात करें कि शुरुआत में भाई 0 ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, पहले में अमोनियम है, फर्स्ट में आप चले जाइए, फर्स्ट ग्रुप में सिल्वर है, तो पहले में अमोनियम ध्यान रखिएगा, दूसरे में आपको सिल्वर, लेड, Hg ये सब हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेकंड ग्रुप में, अब फर्स्ट ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट होगा वो सिंपल सी बात है डाइल्यूट NaOH होगा। फर्स्ट ग्रुप का जो होगा वो डाइल्यूट HCl होगा। सेकंड ग्रुप का होगा डाइल्यूट HCl प्लस H2S गैस होगी, मतलब पहले डाइल्यूट HCl डालेंगे। थर्ड ग्रुप में जाइएगा तो NH4OH विद एक्सेस ऑफ NH4Cl, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद फोर्थ में चले जाइएगा, पहले थर्ड में आ गया NH4OH और NH4Cl, फोर्थ में चले जाइएगा। फोर्थ में जब आप पहुंचेंगे तो वहां पर आपको याद रखना पड़ेगा H2S इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH और NH4Cl पड़ेगा। जब आप फिफ्थ ग्रुप में जाएंगे तो अमोनियम कार्बोनेट की ज़रूरत पड़ती है। अमोनियम कार्बोनेट के साथ में NH4Cl और एक्सेस ऑफ अमोनिया डाला जाता है। और लास्ट में जो 6 है उसका कोई पर्टिकुलर रिएजेंट नहीं है ना, उसको ध्यान, उसका टेस्ट अलग से मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव, उसका अलग से टेस्ट पढ़ा जाता है। अब इनका फॉर्म प्रेसिपिटेशन का कैसे बनेगा वो भी ध्यान रखना, किसमें ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होगा, किसमें व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा। इसमें आयरन मेनली जो टेस्ट है वो ध्यान रखेंगे आप, वो किस किस के टेस्ट, एक तो आप पीबी का टेस्ट ध्यान रखिएगा, पीबी डाई पॉजिटिव का बड़ा सिंपल टेस्ट है, बड़ा इजी टेस्ट होता है। डाइल्यूट HCl डाला, अब डाइल्यूट व्हाइट PPT मिला, व्हाइट PPT को हमने घोल लिया, डिजोल्व कर लिया, डिजोल्व करने के बाद उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट पार्ट में Ki डाला, दूसरे में K2CrO4 डाला, इन दोनों के कलर को हमने देखा। तो इस तरीके से हम इनको टेस्ट को, एक में येलो कलर आएगा, एक में येलोइश ब्राउन कलर आ जाएगा, यानी कि ऐसे बोल सकते डार्क येलो बोल सकते हैं। तो इस तरीके से इनके टेस्ट आप ध्यान रखेंगे, एक Ki के साथ रिएक्शन है, K2CrO4 के साथ है। इसी तरीके से पूरे टेस्ट, एक तो पीबी याद रखिएगा, एक याद रखिएगा Fe डाई पॉजिटिव और Fe ट्राई पॉजिटिव के टेस्ट ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से आप टेस्ट आप याद रखिएगा एल्युमिनियम का जो अक्सर पूछे जाते हैं, क्रोमियम का टेस्ट ध्यान कर लीजिएगा, NH4 पॉजिटिव आयन का टेस्ट याद कर लीजिएगा। ये कुछ टेस्ट हैं जो, एक मरकरी Hg डाई पॉजिटिव का टेस्ट याद कर लीजिएगा। तो ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपसे पूछा जा सकता है। ये मर्क्यूरिक आयन है और इसी को हम लिख सकते हैं Hg2 डाई पॉजिटिव मर्क्यूरस आयन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये टेस्ट आप ध्यान रखेंगे, इनका ग्रुप रिएजेंट आप याद रखेंगे, वो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा एग्जाम में। ये चीज़ें कुछ मैं बातें आपसे डिस्कशन करना चाह रहा था। इसी तरीके से एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सोडा एक्सट्रैक्ट। ये सोडा एक्सट्रैक्ट क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोडा एक्सट्रैक्ट, और यू कैन से सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं। सोडा एक्सट्रैक्ट और सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट में क्या अंतर है। पहले तो सिंपल सी बात ये करें कि सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाते कैसे हैं। हम आपको बताते हैं कैसे बनाते हैं। सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ता है कि सिंपल सा आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 पार्ट आपने सॉल्ट लिया, जो भी सॉल्ट गिवन सॉल्ट है वो सॉल्ट लिया। 3 पार्ट इसमें आपने जो टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में आपने क्या काम किया, सॉल्ट लिया, और 3 पार्ट इसमें Na2CO3 डाल दिया। दोनों को पानी में घोला, घोलने के बाद इसे अगर घुल जाता है प्रॉपर तरीके से ठीक है, नहीं घुलता थोड़ा सा हीट किया और घोलने के बाद फिल्टर कर दिया। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोडा एक्सट्रैक्ट और सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना।
याद रहेगा आपको। अब इसमें क्या है कि सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट जो बन गया है, इससे अक्सर सल्फेट आयन के टेस्ट किए जाते हैं, इससे अक्सर फॉस्फेट आयन के टेस्ट, इससे रिजल्ट बेटर आते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अब ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक रेडिकल्स जब भी निकालते हैं तो ओरिजिनल सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है, और सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट की जरूरत एसिडिक रेडिकल्स में पड़ती है। बेसिक रेडिकल्स में करना क्या, ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे बनाना है, पहले सॉल्ट लिया, सॉल्ट में थोड़ा वाटर मिलाया, वाटर मिला के शेक किया। अगर ये घुल जाता है इट मीन्स फिल्टर इट, solution obtained is called original solution. If it is not soluble in cold water then heat it. इसको हीट करना है, और हीट करने के बाद फिर फिल्टर करना है, फिल्टर करने के बाद जो सोल्यूशन मिला इट इज कॉल्ड ओरिजिनल सोल्यूशन। फिर भी नहीं घुलता डाइल्यूट HCl डाल दीजिए, फिर भी नहीं घुलता तो कंसंट्रेटेड HCl डाल दिए, मैक्सिमम यहाँ पर घुल जाता है। तो ये मान के चलते हैं कि ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग, हालांकि वहाँ टेस्ट वेस्ट इतना लंबा डिस्कशन नहीं चलता है, लेकिन फिर भी जानकारी है तो एट रैंडमली आंसर देने में हमें आसानी रहती है। तो ये हमने बात कर ली एसिडिक, बेसिक, जनरल, रेडिकल्स की बात कर ली। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। सब बताएंगे आपको धीरे धीरे, मतलब हिंट आपको मिल जाएगा आज, और आप इसी से रिलेटेड बातें पढ़ भी लेंगे। तो अब आप सुनिएगा ध्यान से। अब हम लोग क्या करते हैं कि चलते हैं जरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, 10th क्लास से पढ़ते हुए हैं, पढ़ाते हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, द एटम और ग्रुप विच रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। पढ़ते हुए बताने जरूरत नहीं, जैसे OH है, COOH है, कीटोन है, एस्टर है। अब सबसे बेटर है कि OH के टेस्ट थोड़े याद कर लीजिएगा, जैसे एस्ट्रिफिकेशन वाला टेस्ट याद रखिएगा कि फ्रूटी स्मेलिंग जो आती है सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, एस्टर होता है। कैसे बनता है भाई पता है आपको, सब्सटेंस लिया, डाइल्यूट कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला 2 बूंद, उसके बाद हीट किया तो आपको प्लीजेंट स्मेल आनी चाहिए। तो ये सब टेस्ट आपको पता रहने चाहिए, ये एस्टर का टेस्ट कहलाता है। इसी तरीके से आप एल्डिहाइड में टेस्ट याद रखना, एल्डिहाइड में मेनली और एल्कोहल में मेनली आयोडोफॉर्म टेस्ट को जरूर पढ़ के जाइएगा कि आयोडोफॉर्म टेस्ट होता क्या है। तो आप जान रहे होंगे कि आयोडोफॉर्म टेस्ट जो होता है ये वही कंपाउंड देते हैं जिनके अंदर जो होता है वो कौन सा ग्रुप होता है, जिनके अंदर ये वाला ग्रुप होता है। आपको पहचान रही होगी, पता है, पढ़ाया भी गया, ये या तो ये वाला ग्रुप होना चाहिए और या फिर ये कंपाउंड का ग्रुप होना चाहिए, यहाँ पर H इस तरीके से होना चाहिए। तो ये कंपाउंड जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंस में आयोडोफॉर्म टेस्ट पूछा जा सकता है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन पूछा जा सकता है। ये बताइए कि जो आयोडोफॉर्म होता है CH3, ये क्या फॉर्मेल्डिहाइड शो करेगा, एल्डिहाइड तो है वो फॉर्मेल्डिहाइड शो करेगा, तो आप बता सकते हैं साहब नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर ये ऐसी कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से आपने जवाब बढ़िया करके देंगे। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट को टॉलरेंस रिएजेंट एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड टेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये कीटोन नहीं करता, ये वाली बात भी ध्यान रखिएगा। बेनेडिक्ट, अब ये बताइए कि अगर मान लो पूछ ले कि फेलिंग सॉल्यूशन 2 होते हैं, फेलिंग A फेलिंग B, अब इसमें कौन फेलिंग A होता है कौन फेलिंग B होता है, कॉपर सल्फेट, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट होता है, और दूसरा क्या होता है, रोचिली सॉल्ट होता है, सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट को बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल, टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। तो ये ध्यान रखें, कैसे फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आप आराम से पढ़ लीजिएगा। जैसे टॉलरेंस रिएजेंट को रिप्रेजेंट करना है तो बहुत सारे तरीके, मैं तो सिंपल ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ Ag2O, लेकिन टॉलरेंस रिएजेंट को अक्सर जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है साहब, वो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है Ag यहाँ लिया, NH3 का होल ट्वाइस लिया, ब्रैकेट डाला, ऊपर पॉजिटिव लगाया, पॉजिटिव न लगाओ तो यहाँ OH लिख दो। सिंपल तरीका है, बहुत सारे तरीकों से आप टॉलरेंस रिएजेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये अब ये सिल्वर मिरर देता है एल्डिहाइड के साथ, जबकि कीटोन के साथ ऐसा कोई टेस्ट नहीं। ये टेस्ट आपको पता है, इस पर टाइम बहुत ज़्यादा खराब करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से एस्टर का टेस्ट, कीटोन का टेस्ट, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट, ये सब टेस्ट आपको पता रहने चाहिए जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो प्रैक्टिकल से रिलेटेड बातें चल रही तो वही बात आपको बताऊँगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी इन आपकी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पे। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमने बोला कि एनालिसिस क्या होती है, किसी भी चीज़ की सिस्टमेटिक पूरी जानकारी जो होती है वो कलेक्शन करना, किसके अंदर है क्या, एनालाइज करना, इसको वो कहलाता है एनालिसिस। और एनालिसिस क्या होती है तो आपको बता दिया था, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये भी आपको मैंने बता दी थी। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पे ध्यान रखिएगा, क्या मेजरमेंट आप जहाँ वॉल्यूम आ जाए समझ लेना वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए टाइट्रेशन क्या है, एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, हम वहाँ वॉल्यूम मेजर करते हैं हर चीज़। अच्छा एक चीज़ बताइए, जब ब्यूरेट भरा जाता है, जब ये हमने ब्यूरेट भरा, अब ब्यूरेट में अगर लाइट सॉल्यूशन है तो अपर मेनिस्कस देखा जाता है, क्यों नहीं, अगर लाइट सॉल्यूशन है तो फिर लोअर मेनिस्कस यानी कि ये वाला देखा जाता है।
अगर लाइट सॉल्यूशन है। अगर डार्क सॉल्यूशन है तो अपर देखा जाएगा, क्योंकि डार्क जैसे KMnO4 का सॉल्यूशन डार्क होता है, उसमें लोअर मेनिस्कस दिखाई नहीं देता है, इसमें अपर मेनिस्कस कंसीडर किया जाएगा। जबकि जो फेरस अमोनियम सल्फेट का ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनता है उसमें लोअर मेनिस्कस देखा जाता है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, कहाँ लोअर मेनिस्कस देखा जाता है, कहाँ अपर मेनिस्कस देखा जाता है, इन चीज़ों का भी बड़ा फैक्ट पड़ेगा। एंड पॉइंट क्या होता है, वो लास्ट ड्रॉप जो रिएक्शन कंप्लीट करती है, जहाँ पर पिंक कलर में अपीयर हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एंड पॉइंट, उसको एंड पॉइंट। ये टाइट्रेशन होता क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइट्रेशन, यानी एक अननोन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ एक नोन सॉल्यूशन की मदद से निकालने को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ knowing the strength of unknown solution by using the known solution, या कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अननोन सॉल्यूशन बाय यूजिंग नोन सॉल्यूशन। इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अब इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि ये बताइए कि जब हम लोग टाइट्रेशन करते हैं तो टाइट्रेशन करते समय ब्यूरेट के ऊपर अक्सर क्या होता है कि फनल लगी रह जाती है, क्या फनल हटाना ज़रूरी है, बिना फनल हटाए टाइट्रेशन करना चाहिए, फनल हटानी चाहिए? तो सिंपल सा वर्ड है कि फनल हटा के ही टाइट्रेशन किया जाता है। टाइट्रेशन में फनल नहीं लगी रहनी चाहिए। कारण भी बहुत सारे हैं कि नंबर 1, एक तो हो सकता है कि फनल की वजह से कहीं पर एयर प्रॉब्लम रही हो, कि सॉल्यूशन कहीं ना पूरी ब्यूरेट में कहीं एयर, एक भी एयर बबल्स रह गया तो रीडिंग गड़बड़ हो जाएगी। नंबर 2, इसके अंदर 1-2 ड्रॉप भी कहीं फंसी रही होंगी, अगर वो टपक गई उसके अंदर तो हमारी मेजरमेंट वैल्यू गलत हो जाएगी, तो फनल को हटा लेना चाहिए, है ना। इस तरीके से, इसी तरीके से जब हम सिंपल सी बात ये करते हैं कि अब अगर हमने सॉल्ट बनाया है तो हमने राइडर का, भाई वेट तो आपको पता है, एक है ना, मिलीग्राम्स वाले भी होते हैं, ग्राम्स वाले भी होते हैं, सब आपको पता है। फ्रैक्शनल वेट भी आपने देखे होंगे, छोटे छोटे पत्तियों जैसे कटे रखे फ्रैक्शनल वेट रहते होंगे। उसका राइडर का वेट कितना होता है, मतलब वो नहीं पूछने वाले बैलेंस का, राइडर का वेट कितना होता है आपने बताया 10 मिलीग्राम होता है। कब यूज़ करते हैं राइडर को, तो 10 मिलीग्राम तो राइडर का वेट हो गया। अब इसको यूज़ कब करते हैं, जब हमें लेस देन 10 मिलीग्राम वेट करना होता है तो हम राइडर का यूज़ करते हैं। अब राइडर का यूज़ कैसे करते हैं, सिंपल वर्ड में समझाऊंगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। अगर हमें राइडर का यूज़ करना है तो ऊपर एक बीम बनी होती है, आपने देखा होगा बेइंग बैलेंस में अगर गए होंगे तो ऊपर एक बीम बनी होती है, उस बीम पे करना क्या होता है कि हमें पॉइंट कटे हुए होते हैं। अगर मान लीजिए हम सिंपल सी बात ये करें कि इस बीम पे कैसे क्या होता है, बस थोड़ा सा आइडिया लेंगे तो आप समझ जाएंगे। अगर इस बीम पे हम लोग चलते हैं, ये बीम है, अगर ये कॉलम छोटे छोटे कॉलम 10 में टूटा हुआ है, 10 कॉलम में टूटा हुआ तो 0.1 वजन मानिएगा, एक कॉलम का वजन 0.1। अगर ये 5 कॉलम में टूटा हुआ तो एक पॉइंट का वजन 0.2 मानिएगा। तो इसका मतलब है अगर मान लीजिए हमारा राइडर जो है वो राइट हैंड साइड पे, पेन के राइट हैंड साइड पे सपोज कर लीजिए 25वें कॉलम पे रखा हुआ है, तो अगर 25वें कॉलम पर रखा हुआ है और एक कॉलम जो है वो मतलब 5 में टूटा हुआ है, तो इसका मतलब है 25 इंटू 0.2 हो गया। तो सिंपल सी बात हुई कि 25 दूनी आपका कितना हो गया, ये आपका 0.2 से मल्टीप्लाई कर, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, यानी कि इसका वजन ये मिलीग्राम हो गया। अब इसको अगर राइट हैंड साइड में है तो वजन को ऐड कर दीजिएगा, इन टोटल वजन में ऐड कर देना। लेफ्ट हैंड साइड पे तो उसको सब्सट्रैक्ट करना, बड़ा सिंपल सी बात है। तो राइडर का वजन भी याद रखना। राइडर आपने जानते हैं ना, तार जैसा होता है ना, वही राइडर होता है, पता है आपको। इसी तरीके से आप कोई भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, कैसे बनाते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसकी स्ट्रेंथ हमें नोन होती है, यानी कि जिसकी स्ट्रेंथ फिक्स हो चुकी है, ऐसे भी बोल सकते हैं। द सॉल्यूशन हुज स्ट्रेंथ इज नोन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, या द सॉल्यूशन हुज स्ट्रेंथ इज मीन्स फिक्स्ड इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इस तरीके से स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ब्यूरेट का क्या यूज़ रहता है, पिपेट का क्या यूज़ रहता है, इस बात को ध्यान रखना। और ये सिंपल सा मोलैरिटी नॉर्मेलिटी में रिलेशन जरूर ध्यान रखना कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू ऊपर मॉलिकुलर वेट, नीचे इक्वलेंट वेट। इस तरीके से फार्मूले सिंपल से ध्यान रखिएगा इनको, है ना। अब ये सिंपल सी बात है, ये सिंपल क्वेश्चन है, इनको आप अपने माइंड में जब सेटअप करके चलेंगे तो ध्यान में रहेगा। अब ये क्वेश्चन है कि व्हाट इंप्योरिटी इज जनरली प्रेजेंट इन KMnO4। KMnO4 में जनरली इंप्योरिटी किस चीज़ की होती है, तो आप बताइए कि जनरली MnO2 की इंप्योरिटी KMnO4 के अंदर रहती है ना। इस तरीके से आप क्वेश्चन के जवाब देंगे, इस तरीके से आप, है ना। तो ये बताओ कि जैसे कि मान लीजिए जो हम जब टाइट्रेशन करते हैं तो टाइट्रेशन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जैसे हमने फेरस अमोनियम सल्फेट का वेट किया और अब उसको मेजरिंग फ्लास्क में डाला, और मेजरिंग फ्लास्क में डालने के बाद उसमें हमने डाइल्यूट H2SO4 की एक टेस्ट ट्यूब भर के डाल दिया, 10 ml 5 ml जो भी डालना बताया गया वो डाल दिया। ये बताओ इसने किया क्या, इसने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट किया।
क्या क्या इसने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करने के लिए इसमें डाला गया है। क्या डाला गया, अगर हम ये नहीं डालेंगे तो फिर कलर नहीं आए, पिंक कलर नहीं आने वाला, ब्राउन रेड इज ब्राउन कलर सा आ जाएगा, मटमैला कलर सा आ जाता है, टेस्ट हमारे गलत हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि इसमें जो डाइल्यूट H2SO4 डाला गया वो क्यों डाला गया, उसका काम क्या है, ये पूछ सकते हैं। फिर ये बताइए कौन सा टाइट्रेशन है, बताएंगे रिडॉक्स टाइट्रेशन है। इस तरीके से आप अपने जवाब परफेक्ट देंगे। मैं आपको हिंट देता चल रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास में है तो उनको देख मैं जो अच्छे लग रहे हैं मुझे क्वेश्चन वो आपको मैं बता रहा हूँ। ये बताइए इसमें इंडिकेटर कौन है, तो आप बता देंगे भाई KMNO4 है, वो भी सेल्फ इंडिकेटर की तरह ही काम कर रहा है, तो इस चीज़ का आप बड़ा ध्यान रखेंगे। इन क्वेश्चंस को आप मैंने बताया, जैसे मोलैरिटी का अगर कंसेप्ट है तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 इज इक्वल टू 2/5। रिएक्शन अगर आपसे पूछ ली जाए कि भाई जरा बताइए, तो सिंपल सा रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड वाली पहले सुन लीजिए कि 2MnO4 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव प्लस 5C2O4 डाई नेगेटिव, एरो लगाया 2Mn डाई पॉजिटिव बनेगा, 8H2 और 10CO2 बनेंगे। इस रिएक्शन को आप प्रैक्टिकल के बुक में मिल जाएगी। ये ऑक्जेलिक एसिड का KMNO4 से टाइट्रेशन की रिएक्शन दोबारा सुन लीजिएगा, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5C2O4 डाई नेगेटिव प्लस 10H पॉजिटिव, एरो लगाइएगा, उसके बाद 2Mn डाई पॉजिटिव बनेगा, 10CO2 निकल जाएंगे, 8CO2 8 वाटर निकल जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। अगर यही रिएक्शन फेरस अमोनियम सल्फेट वाले में पूछी जाए तो फेरस अमोनियम सल्फेट वाले की रिएक्शंस भी भाई साहब याद रखिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अक्सर वो रिएक्शन एग्जाम में पूछ ली जाती है कि 2 फेरस अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन ध्यान से सुन लीजिएगा। वैसे आपके पास किताब होगी प्रैक्टिकल की, आप देख लीजिएगा। 2KMNO4 प्लस 10FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस FeSO4 डॉट 6H2 प्लस 8H2SO4, एरो लगाएंगे, K2SO4 बनेगा, MnSO4 बनेगा, उसके बाद Fe2SO4 का होल थ्राइस बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे। तो इस तरीके से आप अगर इसे आयनिक फॉर्म में पूछा जाए तो आयनिक फॉर्म में आपको पता रहना चाहिए इक्वेशन क्या हो सकती है। आयनिक फॉर्म में 2MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव आयन प्लस 10 Fe डाई पॉजिटिव हमेशा Fe ट्राई पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, इधर MnO4 नेगेटिव हमेशा Mn डाई पॉजिटिव में। आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि अगर ये थोड़ी सी ट्रिक आपको याद रहेगी तो काम आ जाएगी एग्जाम में। ये एग्जाम मतलब इंटरव्यू में आपको काम आ सकती है। जैसे कि कभी भी एसिडिक सॉल्यूशन दिया गया तो एसिडिक सॉल्यूशन में जब भी Fe डाई पॉजिटिव होगा वो हमेशा Fe ट्राई पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। MnO4 नेगेटिव जो होता है एसिडिक मीडियम में Mn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है ना। इसी तरीके Cr अगर आपका जैसे Cr2O7 डाई नेगेटिव है तो ये Cr ट्राई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुछ कंसेप्ट है। जैसे COOH COO नेगेटिव है, सोचना ही नहीं है, ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ें अगर आपको याद रहे, जैसे NO2 नेगेटिव है तो NO2 नेगेटिव हमेशा NO2 नेगेटिव NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें अगर आपको याद रहेंगी तो वहाँ बहुत आसानी रहेगी आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करने में। तो ये मैंने कुछ जानकारी आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड बताई। इसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट आपको अपने आप लगता हो तो कर लीजिएगा। इन केस कोई बात ऐसी आई हो जो मैं ना बता पाया हूँ तो मैं आपको एक आइडिया तो दे ही चुका हूँ। इस आइडिया से आप अपने और आइडियाज़ में ऐड करके एक नया आइडिया तैयार करिएगा जिससे आपका आइडिया सही हो जाए कि नहीं साहब हम अपने आप को वहाँ इतने अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्रैक्टिकल से जुड़ी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बहुत परेशान आपको नहीं होना है। नहीं पूरा प्रैक्टिकल वहाँ करा लिया जाएगा। विदिन 20 मिनट और 25 मिनट का खेल होता है। उस 20 के 25 मिनट के खेल में आप कितना बढ़िया खेल खेल लेते हैं, उस 20-25 मिनट को कैसे घंटों में कन्वर्ट कर देते हैं, कैसे उनका माइंड जीत लेते हैं, कैसे उनका दिल जीत लेते हैं। देखिए क्या होता है, मैं आपको अब आज थोड़ी सी बात चलते चलते ये बता दूं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि टीचिंग इज़ ए टाइप ऑफ आर्ट। टीचिंग एक कला है, एक ऐसी कला है जो कम विद्वान आदमी भी एक अच्छे का दिल जीत लेता है। मैंने देखा कि बहुत से लोग कम नॉलेज रखते हैं और वो कम नॉलेज वाले लोग बड़े बड़े धुरंधर के आगे फेल हो जाते हैं। ये आपने भी नोटिस किया होगा। आपने अगर सिंपल सा अपनी कोचिंग पढ़ाते हैं तो कोचिंग का ही एग्जाम्पल ले लिए। हो सकता है आप बहुत विद्वान हों लेकिन कोई आपसे कम विद्वान वाला आपसे ज़्यादा कोचिंग अच्छी पढ़ा रहा है, उसकी कोचिंग अच्छी ज़्यादा चल रही हो, तो आप सोचते हैं यार बताइए मैंने इतने पढ़े लिखे, मेरे पास कम बच्चे, उसके पास ज़्यादा बच्चे ना। दिस इज टीचिंग इज ए टाइप ऑफ आर्ट। ये वो कला है जिससे आपको अट्रैक्ट, दूसरे को अट्रैक्ट करने की पावर रखता है। तो आप वहाँ अकेले बैठे हुए हैं और जब आप अकेले बैठे हुए तो सामने बैठे वाले इंसान को इतना अट्रैक्ट कर दो, इतना सम्मोहन पैदा कर दो अपनी बातों से कि सामने वाला मजबूर हो जाए कलम चलाने पर। उसके दिल से ये ना निकलने पाए यार इसे कम नंबर दूंगा तो यार अच्छा नहीं रहेगा। एक बार को उसका जहन वो गलत करे उसके ऊपर जाने देना, लेकिन एक बार उसके मन में छाप छोड़ करके आना कि नहीं यार नंबर तो तुम्हें मैं पूरे ही दूंगा, भले यार तुमने मेरा दिल जीत लिया। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है दुनिया में। अभी
सत्य जिंदा है, इस बात पर भरोसा रखिएगा, ठीक है ना। आप बहुत सारे मेरे साथी हैं जो 2-2 4-4 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, नहीं सिलेक्शन हो पाए। मैं तो भाई एक कंसेप्ट पे चलता हूँ, इस बात पे चलता हूँ कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, मैं दूसरे को दोष नहीं दिया, मैंने कहा कि नहीं अभी मेरे अंदर कोई कमी है, मैं उसको ज़रूर सुधारूंगा, तभी इंटरव्यू में मैं सफल होऊंगा। ये कंसेप्ट भैया मान के चलिएगा, तभी आपको सफलता मिलेगी और तभी आपका मन संतुष्ट रहेगा। और मन में पहले से ही फितूर लेकर के जाएंगे कि यार इंटरव्यू कितना भी दे लो, 3 बार मैं दे चुका हूँ, 4 बार मैं दे चुका हूँ, तब ना हुआ, अब कहाँ से हो जाएगा। तो जब नेगेटिव थिंकिंग रहती है तो फिर हमारा माइंड संतुष्ट नहीं होता, बाकी तो कोई बात ही नहीं। सिलेक्शन होना ना होना ना तो आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। हाँ, अगर ऊपर वाला चाहेगा तो सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा, आप ज़रूर सफल होंगे, आप ज़रूर सक्सेस आपको मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको फिर मिलूँगा और नई जानकारी के साथ मिलूँगा, नए तथ्यों के साथ मिलूँगा। अपनी तैयारी करते रहिए, आगे बढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। नमस्कार।